नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद एग्री अड्डा पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम आशा रखते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, अपने घरों में सेफ होंगे। तो दोस्तों, इससे पहले वीडियो में हमने पढ़ा था भाषा एवं व्याकरण। उसी बिंदु को आगे बढ़ाते हुए हमने भाषा की परिभाषा पढ़ी थी, भाषा के माध्यम पढ़े थे और अंतिम समय में हम चर्चा कर रहे थे कि भाषा की प्रमुख विशेषताएं क्या है। तो दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं कि वो भाषा की क्या क्या विशेषताएं हैं जो उसे एक नियमों में बांधती है। तो दोस्तों, बात करते हैं क्रम से। तो नंबर 1 जो हमारी विशेषता होगी, तो हम यही विशेषता रहेगी कि भाषा जन्मजात है या फिर अर्जित है। तो दोस्तों, ये बिंदु बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भाषा जन्मजात होती है या फिर अर्जित होती है। दोस्तों, जन्मजात का अर्थ ये होता है कि यदि कोई भी बालक जन्म लेता है तो वो जन्म से ही क्या भाषा सीख के आता है, या फिर वो समाज में रहकर ही भाषा को अर्जन करता है। तो इस बिंदु को महत्वपूर्ण दृष्टि से देखते हुए हम समझेंगे कि भाषा किस प्रकार से अर्जित होती है। तो दोस्तों, बात करें कि भाषा होती है वो जन्मजात नहीं होती, बल्कि वो अर्जित होती है। क्योंकि बालक जन्म के साथ भाषा नहीं सीखता है, वो जो जो जिस भाषा भाषी परिवार में रहता है और उसके परिवार में बोले जाने वाले शब्दों का अनुकरण करता है और फिर वो उन शब्दों का बार बार प्रयोग करता है। तो हम कह सकते हैं कि भाषा जन्मजात नहीं बल्कि क्या है, अर्जित संपत्ति है। तो पहली हमारी विशेषता है कि भाषा एक अर्जित संपत्ति है। अर्थात वो जन्म से नहीं सीखता, वो जिस समाज में जिस परिवार में जन्म लेता है और उसके परिवार के लोग जिस भाषा को बोलते हैं उसी का ही वह अनुकरण करता है, अर्जन करता है, शब्दों को नकल करता है और उनको बोलना सीख जाता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि भाषा एक अर्जित संपत्ति है। दूसरी बात हम करेंगे, भाषा एक सामाजिक प्रक्रिया है। भाषा एक सामाजिक प्रक्रिया है, बहुत अच्छी बात है। हमने भाषा की परिभाषा में पढ़ा था कि भाषा एक ऐसा माध्यम है कि एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से या एक व्यक्तियों का समूह है किसी दूसरे व्यक्तियों तक अपने विचारों को संप्रेषित करता है, तो उसे हम भाषा कहते हैं। और इसीलिए वह एक समूह का भी बोध कराता है। तो समूह का बोध कराता है तो वह एक सामाजिक प्रक्रिया का अंग है। तो हम कह सकते हैं कि भाषा एक सामाजिक प्रक्रिया है। तीसरी विशेषता है, भाषा का मानक रूप होता है। भाषा का मानक रूप होता है। दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट बिंदु कि भाषा का मानक रूप होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि वही भाषा शुद्ध है, वही भाषा मानक है जिसके लिखने में या बोलने में उन्हीं वर्णों का प्रयोग किया जाता है जिसका हिंदी भाषा के द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया है या उनको मानक रूप का दर्जा दे दिया गया है। तो दोस्तों, हम बात करेंगे कि भाषा मानक रूप है। दोस्तों, बात करेंगे कि इससे पहले जैसे हम बात करेंगे कि जो हमारे च वर्ण का पंचम वर्ण ज है, ज, तो इसका पहले लिखित रूप था इस रूप में। दोस्तों, वर्तमान में ये एक अमानक वर्ण है और ये मानक वर्ण है। यदि हम भाषा में लिखते समय इस वर्ण का प्रयोग करते हैं तो वो मानक भाषा नहीं होगी बल्कि अमानक होगी। यदि इसकी जगह अब इसका प्रचलित इकाई लेते हैं ये, तो हमारी वो क्या होगी, मानक होगी। तो हम कह सकते हैं कि भाषा का मानक रूप होता है। चौथी महत्वपूर्ण विशेषता है, भाषा परिवर्तन
शील प्रक्रिया है। भाषा परिवर्तनशील प्रक्रिया है। यानी कि बात करेंगे परिवर्तन का मतलब होता है बदलना। क्या होता है? बदलना। कि भाषा होती है वो बदलती रहती है। जैसे हम बात करें कि जो संस्कृत के कुछ शब्द हैं, संस्कृत के कुछ जैसे शब्द हैं, जैसे हम बात करेंगे वधु। क्या है? वधु। और वधु का अर्थ लिया जाता है बहु। क्या लिया जाता है? बहु। जैसे होता है वत्स। क्या होता है? वत्स। वत्स का मतलब पुत्र। क्या होता है? पुत्र। यानी ये ही संस्कृत में है और ये रूप किसकी में है? बात करें हिंदी में। तो यानी कि भाषा है वो बदलती रहती है, वर्तमान में ऐसा, और आगे इन्हें क्या कहेंगे। तो उसी रूप में हम बात करें कि प्राचीन, पहले उसी रूप में हम बात करेंगे कि पहले क्या होता था कि पहले जो स्वर की वर्णमाला है, स्वर की वर्णमाला है, स्वर की वर्णमाला है, तो वो ए, आ, ई और बड़ी इस रूप में होती थी। लेकिन इस रूप को क्या कर दिया? परिवर्तित कर दिया। क्या कर दिया? परिवर्तित कर दिया और इनकी जगह ले लिया ए, आ, ई और ई। और ये बदलने का काम किसके द्वारा किया गया? एक समिति थी। कौन सी? नरेंद्र देव समिति। उस सिफारिश के अनुसार इन वर्णों को अमानक रूप में ले लिया इनको और प्रचलित रूप में ये दे दिया। तो हम कह सकते हैं कि भाषा है वो एक परिवर्तनशील प्रक्रिया है। भाषा क्या है? एक परिवर्तनशील प्रक्रिया है। दोस्तों उसके बाद हम बात करेंगे कि भाषा संस्कृति की परिचायक है। भाषा संस्कृति की परिचायक है। इसका अर्थ ये होता है कि भाषा है वो संस्कृति का परिचय करवाती है। दोस्तों मान लीजिए कि हम किसी दूसरे भाषा भाषी प्रदेश में जाते हैं और यदि हम जाकर वहां पर अपनी भाषा के शब्दों का प्रयोग करते हैं या अपने विचारों को अपनी स्वयं की भाषा में प्रयोग में लाते हैं, उनका प्रस्तुत करते हैं, तो हम कह सकते हैं तो वहां जाने के बाद वो लोग हमारी भाषा से पता कर लेंगे कि वो किस भाषा भाषी परिवार में पला हुआ है या किस भाषा का, यानी कि वो संप्रेषित किस भाषा के माध्यम से अपने विचारों को संप्रेषित करता है। तो हम कह सकते हैं भाषा हमारी संस्कृति का परिचय करवाती है। अगली जो महत्वपूर्ण विशेषता है कि भाषा अनुकरण जन्य है। भाषा अनुकरण जन्य है कि भाषा है वो अनुकरण के माध्यम से सीखी जाती है। कोई भी बालक होता है जो सर्वप्रथम बोलता है तो वह अपने माता के द्वारा प्रयोग में लिए जाने वाले शब्दों का, वर्णों का या ध्वनियों का अनुकरण करता है, अर्थात नकल करता है और धीरे धीरे वह शब्द भंडार में वृद्धि कर लेता है और वह उसी भाषा को अनुकरण के द्वारा सीख जाता है जो उसकी माता बोलती है, उसके परिवार के लोग बोलते हैं। तो हम कह सकते हैं कि भाषा क्या है? अनुकरण जन्य है। अगली जो महत्वपूर्ण विशेषता है दोस्तों वो है कि भाषा कठिन से सरल शिक्षण सूत्र पर चलती है। वेरी इंपॉर्टेंट बिंदु है। क्या कहा कि भाषा कठिन, क्लिष्ट, सरलता की ओर चलती है। कहने की भाषा है वो कठिन से सरल की ओर चलती है। कोई भी बालक जब प्रथम बार किसी भाषा के शब्दों को सुनता है और फिर उसका बोलने का प्रयास करता है तो वो शब्द उसको क्या लगते हैं? कठिन लगते हैं। दोस्तों उसके बाद यदि बार बार उन शब्दों को, उसी भाषा को सुनता है तो धीरे धीरे वह उनको अपना एक आम रूप दे देता है और तो वो क्या हो जाता है? सरल हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि भाषा कठिन से सरल की ओर चलती है।
अगली जो महत्वपूर्ण विशेषता है, भाषा एक प्रतीकात्मक इकाई है। भाषा एक प्रतीकात्मक इकाई है। भाषा एक प्रतीक है, भाषा एक चिन्ह है, भाषा एक प्रतीक है कि जिसके द्वारा हम उनको सीख जाते हैं। तो उसके बाद दोस्तों हमने ये प्रमुख जो विशेषताएं की हैं कि भाषा की प्रमुख विशेषताएं क्या होती हैं। भाषा एक अर्जित संपत्ति है, भाषा एक सामाजिक प्रक्रिया है, भाषा का मानक रूप होता है, भाषा परिवर्तनशील प्रक्रिया है, भाषा संस्कृति की परिचायक है, भाषा अनुकरण जन्य है, भाषा कठिन से सरल शिक्षण सूत्र पर चलती है, भाषा एक प्रतीकात्मक इकाई है। दोस्तों ये जो महत्वपूर्ण विशेषताएं हमने की हैं ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो एक भाषा को एक सूत्र में बांधने का काम करती हैं। दोस्तों इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि भाषा के प्रमुख कौशल क्या है। कौशल का मतलब होता है कि एक भाषा को सीखने के लिए एक बालक या एक व्यक्ति को किस मार्ग से गुजरना होता है, उसके स्टेप क्या होती हैं। बालक पहले बोलता है या लिखता है या पढ़ता है, उसका क्रम क्या है। एक व्यवस्थित क्रम में बालक एक भाषा पर कुशलता प्राप्त करता है। तो दोस्तों उस बिंदु को हम पढ़ेंगे कि भाषा के कौशल कितने हैं। कौशल का मतलब होता है किसी पर कुशलता प्राप्त करना, और एक बालक किस प्रकार से भाषा पर कुशलता को प्राप्त करता है। आइए उसकी चर्चा करते हैं। तो अगला जो हमारा बिंदु है दोस्तों वो है भाषा के प्रमुख कौशल। भाषा के प्रमुख कौशल। दोस्तों अभी मैंने बताया कौशल क्या होता है। कौशल शब्द है वो कुशल से बना है। किससे बना है? कुशल से, और जिसमें ए प्रत्यय लगा हुआ है। ए प्रत्यय लगने के कारण कुशल का प्रथम वर्ण उ है, वो किस में बदल गया? औ में बदल गया, और इसीलिए शब्द बना कौशल। अर्थात एक भाषा को प्राप्त करने के लिए किस प्रकार से कुशलता को प्राप्त किया जाता है, यानी उस भाषा को सीखने में किस तरीके से हम कुशल हो सकते हैं। तो दोस्तों बात करें कि भाषा के प्रमुख कौशल है कितने? 4। कितने हैं? 4 कौशल। कितने कौशल है? 4। दोस्तों बात करेंगे कि कोई भी बालक जब किसी भाषा को सीखता है तो सर्वप्रथम वह सुनने का काम करता है। क्या करता है? सुनता है। दोस्तों सुनने के बाद यदि उसका सुनना कौशल परिपूर्ण हो जाता है तो उसके बाद वह उसी के अनुरूप बोलना सीखता है। क्या करता है? बोलना सीख जाता है। दोस्तों एक प्रक्रिया में चलेंगे कि बालक सर्वप्रथम किसी भी ध्वनि को सुनता है, सुनकर उसका अनुकरण करेगा, और अनुकरण करके क्या करेगा? वो बोलेगा। तो दोस्तों बोलने के बाद वो पढ़ी हुई किसी बात को यानी पढ़ना सीख जाता है, यानी लिखी हुई किसी बात को पढ़ना सीख जाता है। दोस्तों उसके बाद उसका अगला कौशल, अंतिम कौशल है लिखना, यानी अंत में वो क्या करता है? लिखना सीख जाता है। तो दोस्तों बात करें भाषा के प्रमुख 4 कौशल है सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। दोस्तों इसको एक क्रम में याद रखना होता है। तो हम बात करेंगे, जैसे हम सूत्र बताएंगे आपको, सुबो पल्ली, सुबो पल्ली। दोस्तों बात करें यहाँ पर प्रथम वर्ण सु है, इससे होगा सुनना, भू से होगा बोलना, पै से होगा पढ़ना, और लय से होगा ली से होगा सॉरी लिखना। दोस्तों एक भाषा को कुशलता प्राप्त करने के लिए, एक भाषा पर कुशलता प्राप्त करने के लिए एक बालक सर्वप्रथम किसी ध्वनि को सुनता है, सुनकर उसका अनुकरण के द्वारा उसे बोलता है, फिर उसको पढ़ता है, फिर उसको लिखना सीख जाता है। ये भाषा के प्रमुख 4 कौशल हुए। दोस्तों हम बात करें कि इन 4 कौशलों में 2 कौशल ऐसे हैं जो विचार अभिव्यक्ति के हैं। दोस्तों 2 कौशल ऐसे हैं जो विचार ग्रहण के हैं। जो कौन कौन से होंगे उनकी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों हम बात करें कि बालक सुनता है या पढ़ता है, तो इससे वह
ज्ञान का क्या करता है, ग्रहण करता है। क्या करता है, ज्ञान को ग्रहण करता है। किसी भी बालक यदि किसी भी कथन को सुनेगा या उसे पढ़ेगा तो उसे उसके बारे में ज्ञान प्राप्त होगा। तो हम कहेंगे कि ज्ञान ग्रहण के प्रमुख दो कौशल कौन से हैं। तो दोस्तों हम बताएंगे सुनना और पढ़ना है वो ज्ञान ग्रहण के दो कौशल हैं। दोस्तों दूसरी जो बात है बोलना और लिखना। दोस्तों ये अभिव्यक्ति के दो कौशल हैं कि व्यक्ति अपने विचारों को अभिव्यक्त किस माध्यम से करता है। तो वो दो प्रमुख कौशल कौन से हैं कि कोई भी बालक अपने विचारों को या तो बोलकर या फिर लिखकर क्या कर सकता है, अभिव्यक्त कर सकता है। तो दोस्तों ज्ञान ग्रहण के दो कौशल तो कौन से, सुनना और पढ़ना। और ज्ञान अभिव्यक्ति के दो कौशल कौन होंगे, अभिव्यक्ति के कौशल कौन से होंगे, अभिव्यक्ति के कौशल होंगे दोस्तों कौन से, बोलना और लिखना। दोस्तों हम बात करें कि ये चार जो प्रमुख कौशल हैं ये वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर चर्चा करो, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना एक निश्चित क्रम होगा। दोस्तों सुनना और पढ़ना है जो ज्ञान ग्रहण के दो कौशल माने जाते हैं, और बोलना और लिखना है जो ज्ञान अभिव्यक्ति के दो कौशल माने जाते हैं। दोस्तों इसके बाद हम बात करेंगे कि भाषा के बारे में कुछ विद्वानों ने अपने कथन दिए हैं कि भाषा क्या है और भाषा के बिना ये संसार कैसा है, यानी उन्होंने इसके बारे में तो कुछ विद्वानों की भाषा के संबंध में प्रमुख परिभाषाएं हमें पढ़ेंगे कि भाषा के बिना संसार अधूरा है, कैसे है। कुछ विद्वानों ने यहाँ पर परिभाषाएं दी हैं या फिर परिभाषा। दोस्तों बात करें नंबर 1 आचार्य सीताराम चतुर्वेदी के अनुसार आचार्य सीताराम चतुर्वेदी भाषा के संबंध में विचार व्यक्त करते हुए कहते हैं कि यदि इस संसार में भाषा का आविर्भाव नहीं होता तो पूरा संसार गूंगों की विराट बस्ती के समान होता। अर्थात इस संसार में भाषा का आविर्भाव होने से पूरा संसार गूंगों की विराट बस्ती बनने से बच गया। तो क्या कहते हैं कि संसार में भाषा का जन्म होने से सारा संसार गूंगों की विराट बस्ती होने से बच गया है। दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता, दूसरी महत्वपूर्ण परिभाषा है प्लेटो महोदय की। किसकी है, प्लेटो महोदय की। प्लेटो महोदय कहते हैं कि भाषा है वो व्यक्ति के मन की अमुक या अध्वन्यात्मक इकाई है जो एक भाषा के रूप में उच्चरित होने पर, उसके ओठों पर उच्चरित होने पर आती है। प्लेटो क्या कहते हैं कि भाषा मन की अमुक या अध्वन्यात्मक इकाई है जो उच्चरित होकर ओठों पर आकर भाषा का
रूप लेती है। कि भाषा मन की अमुक या ध्वन्यात्मक इकाई है जो उच्चरित होकर ओठों पर भाषा का रूप लेती है। उसके बाद दोस्तों तीसरी जो महत्वपूर्ण विशेषता है वो है काव्यादर्श के अनुसार। काव्यादर्श के अनुसार इसके अनुसार है कि कहा गया है यदि भाषा रूपी दिव्य ज्योति यदि उत्पन्न नहीं होती तो तीनों लोकों में अंधकार छा जाता। किसके अनुसार है? काव्यादर्श के अनुसार। यदि भाषा रूपी दिव्य ज्योति का यदि जन्म नहीं होता तो तीनों लोकों में अंधकार हो जाता। यदि काव्यादर्श क्या कहता है कि यदि भाषा रूपी दिव्य ज्योति का यदि जन्म नहीं होता तो तीनों लोकों में अंधकार हो जाता। तीनों लोकों में क्या हो जाता? अंधकार हो जाता। दोस्तों ये महत्वपूर्ण तीन विशेषताएं हमने पढ़ी। आचार्य सीताराम चतुर्वेदी के अनुसार कहा यदि संसार में भाषा का आविर्भाव या जन्म नहीं होता तो ये पूरा संसार विराट गुंगों की बस्ती के समान होता। दोस्तों अगली जो महत्वपूर्ण विशेषता थी प्लेटो महोदय की कि कहा कि भाषा मन की अमुक या ध्वन्यात्मक इकाई है जो उच्चरित होकर ओठों पर आकर क्या करती है? एक भाषा का रूप लेती है। दोस्तों अगली जो महत्वपूर्ण विशेषता थी वो थी काव्यादर्श के अनुसार। यदि भाषा रूपी दिव्य ज्योति यदि जन्म नहीं लेती तो पूरा संसार या तीनों लोकों में क्या होता? अंधेरा होता। तो दोस्तों ये भाषा की प्रमुख विशेषताएं हमने पढ़ी। तो उसके बाद हम पढ़ेंगे भाषा व्याकरण के प्रमुख अंग कितने हैं। अगला जो बिंदु होगा हम उसकी चर्चा करेंगे और अगले जो बिंदु होंगे वो वेरी इंपॉर्टेंट होंगे, वो व्याकरण से संबंध रखते हैं। तो दोस्तों बात करें कि भाषा या व्याकरण के प्रमुख अंग। भाषा या व्याकरण के प्रमुख अंग। दोस्तों भाषा व्याकरण के प्रमुख अंगों की जहां बात होती है तो भाषा व्याकरण के प्रमुख 3 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? प्रमुख 3 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं दोस्तों? 3। वो कौन कौन से हैं तो हम उसकी बात करेंगे। नंबर 1 होता है वर्ण, नंबर 2 होता है शब्द और नंबर 3 होता है वाक्य। भाषा व्याकरण के प्रमुख 3 वर्ण, शब्द और वाक्य। दोस्तों यही है जो व्याकरण को पूर्णता की ओर लेकर जाएंगे। दोस्तों अगले वीडियो में हम इन तीनों भाषा व्याकरण के जो तीनों अंग हैं इनका विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। वर्ण का हम वर्ण विचार के रूप में अध्ययन करेंगे, वर्ण विचार के रूप में, और शब्द का हम शब्द विचार के रूप में अध्ययन करेंगे और वाक्य का हम वाक्य विचार के रूप में अध्ययन करेंगे। कि पूरे व्याकरण को इन 3 भागों में बांटकर हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। दोस्तों आज के लिए धन्यवाद। थैंक यू। ऑल द बेस्ट।